नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम पंचायत पे बात कर रहे थे। पंचायत के तहत हम पंचायत के पदाधिकारियों की पदमुक्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम अविश्वास प्रस्ताव को पढ़ चुके हैं। रिकॉलिंग प्रोसेस, वापस बुलाए जाने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं विस्तार से। अब हम पंचायत के पदधारियों का की निलंबन के बारे में चर्चा करेंगे, सस्पेंशन के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे किसी पदधारी को, पंचायत के पदधारी को सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। इसका प्रावधान धारा 39 में है जी। इसका प्रावधान धारा 39 में है, तो 39 को नहीं भूलना है आज के बाद। पंचायत के पदधारियों का निलंबन का प्रावधान कौन से धारा में है, अगर ये पूछा जाता है तो आंसर होगा धारा 39 में है, 39 में है, एक कम 40 में है। ठीक, 39 में। अब इस धारा 40 में ग्राम पंचायत के पदधारियों का भी है, ग्राम पंचायत के पदधारियों का भी है। इस धारा 39 में जनपद पंचायत के पदधारियों का भी है, जनपद पंचायत के पदधारियों का। और इस 39 में जिला पंचायत के पदधारियों का जो निलंबन है, सस्पेंशन है, यह सब धारा 39 में है। मतलब तीनों पंचायत के, तीनों स्तर के पंचायतों का पदधारियों, चाहे मैं सदस्य की बात करूं, चाहे अध्यक्ष या सरपंच उप सरपंच की बात करूं, जब इनको सस्पेंड किया जाएगा तो धारा 39 के तहत ही किया जाएगा, तीनों पंचायत का। तो जो निलंबन का प्रोसेस है, याद रखना, तीनों पंचायतों में लिख लीजिए नोट करके, तीनों पंचायत में निलंबन का प्रक्रिया समान है। निलंबन की प्रक्रिया क्या है? समान है। तभी तो एक साथ पढ़ रहे हैं ना। निलंबित किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, तो निलंबन का जो प्रक्रिया है वो समान है। तभी तो एक साथ पढ़ रहे हैं तीनों पंचायत का। अंतर सिर्फ किसमें है? तो दोस्तों, अंतर सिर्फ विहित प्राधिकारी का होता है। विहित प्राधिकारी का होता है। अंतर सिर्फ और सिर्फ विहित प्राधिकारी का होता है। ठीक, विहित प्राधिकारी का अंतर। बाकी प्रक्रिया है, निलंबित करने का जो आधार है वो तीनों स्तर के पंचायत के लिए समान आधार है, समान प्रक्रिया है। बस अंतर विहित अधिकारी क्या है? विहित अधिकारी का मतलब कौन से अधिकारी हैं जो पंचायत के पदाधिकारियों को सस्पेंड कर सकता है। तो ग्राम पंचायत में विहित अधिकारी अलग होगा, जनपद पंचायत में विहित अधिकारी अलग होगा, और जिला पंचायत में विहित अधिकारी अलग होता है जी। तो बस विहित अधिकारी का अंतर होता है, बाकी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, सब समान है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है पंचायत पदाधिकारियों की निलंबन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब इस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, हमको पता होना चाहिए कि निलंबन कहते किसे हैं। आखिर निलंबन का अर्थ क्या होता है, हमको जानना जरूरी है। ठीक, तो इसके अर्थ को जानना बहुत जरूरी है कि निलंबन का अर्थ क्या होता है जी। आखिर निलंबन या सस्पेंशन कहा जाता है, सस्पेंशन का अर्थ, मीनिंग क्या होता है, इसको जानना जरूरी है, तब जाके ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाएगा। इसका अर्थ पद से पूर्ण रूप से हटाना नहीं होता। इसका अर्थ किसी को पद से पूर्ण रूप से हटाना नहीं होता। पूर्ण रूप से हटाना नहीं होता है, हटाना नहीं होता। मतलब किसी व्यक्ति को या कोई भी अधिकारी को, कर्मचारी को, पदधारी को उनके पद से पूर्ण रूप से हटाना नहीं होता है। निलंबन अर्थ पूर्ण रूप से हटाना नहीं होता है, बल्कि लिखिए,
बल्कि, अच्छे से लिख लीजिए जी इसको, बल्कि, बल्कि क्या है, लिखिए बल्कि किसी व्यक्ति, अधिकारी लिखिए, किसी व्यक्ति हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, अधिकारी हो सकता है, अधिकारी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो गया, अधिकारी हो गया, या संस्था हो सकता है, या कोई संस्था हो सकता है, कोई संस्था को निलंबित किया जा सकता है ना। हाँ, तो किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति या अधिकारी, यहां कोई लिख दीजिए जी, किसी लिख के छोड़ के, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। ठीक, कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी या कोई संस्था हो सकता है, इसको निलंबित किया जा सकता है। ठीक, जब किसी व्यक्ति को निलंबित किया जाता है ना, पर समझिए, किसी को पद से पूर्ण रूप से हटाना नहीं होता है निलंबन का अर्थ, उसको पद से पूर्ण रूप से हटाना नहीं होता है, बल्कि कोई व्यक्ति, अधिकारी या संस्था का, संस्था का क्या चीज करना, पहली बात याद रखना, संस्था का, ठीक, शक्तियों को, किसको, पहली बात याद रखना, शक्तियों, पहली बात याद रखना, शक्तियों हो सकता है, उस अधिकारी व्यक्ति या संस्था के पास कुछ अधिकार हो, अधिकारों को, अधिकारों, अधिकारों को, शक्तियों को, अधिकारों को, हो सकते हैं उस व्यक्ति, अधिकारी या संस्था के पास क्या हो, पद के उपयोग करते हो, तो पद के उपयोग को, पद के उपयोग को, उपयोग को, ये तीनों को ना, शक्तियों को, उस व्यक्ति या अधिकारी या संस्था के शक्तियों को, अधिकारों को या पद के उपयोग को, ये तीनों को ना, ये तीनों को यहां लिख लीजिए, तीनों को ऐसे करके लिख लीजिए, ये तीनों को अस्थायी रूप से, टेम्पररी रूप से, अस्थायी रूप से रोक देना, रोक देना या स्थगित करना होता है, स्थगित करना होता है, यह है आपका निलंबन। ठीक, मान लो किसी अधिकारी को या किसी पदधारी को, मान लो सरपंच को पद से सस्पेंड किया जाता है, निलंबित किया जाता है सरपंच को, तो वह सरपंच, ठीक, अपने शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाएगा। देखिए, पहली बात तो रखना, वह सरपंच का पद पूर्ण रूप से हटाया, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, उसका पद पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से नहीं हटाया गया उस सरपंच को, लेकिन वह सरपंच अपने शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाएगा, अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाएगा, अपने पद का उपयोग वो नहीं कर सकता, अपने शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता, अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता, अपने पद के उपयोग का, अपने पद का उपयोग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनके शक्तियों को, उनके अधिकारों को, उनके पद के उपयोग को अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है, स्थगित कर दी गई है। यही निलंबन कहलाता है, सस्पेंशन कहलाता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। यह रहा दोस्तों आपका निलंबन का अर्थ। कोई नहीं बताएगा आपको कि निलंबन कहते किसे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब निलंबन के लिए हमको धारा 39 पढ़ना पड़ेगा। हमारा टॉपिक निलंबन ही चल रहा है, लेकिन धारा 39 को विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। तो लिखिए, धारा 39 क्लॉज 1 क्या कहता है। 39 क्लॉज 1 क्या कहता है, मैं एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के पढ़ाऊंगा। लिखिए, विहित प्राधिकारी ऐसे किसी पदधारी को, लिखिए, विहित प्राधिकारी ऐसे किसी पदधारी को, किसी पदधारी को, विहित अधिकारी ऐसे किसी पदधारी को पद से निलंबित कर सकेगा, पद से
निलंबित कर सकेगा यदि लिखना है हमको ए लिखना है। अब कारण बताऊं ना क्यों निलंबित कर सकेगा, इसका आधार क्या है, निलंबित करने का अधिक आधार क्या है। पहली बात, निलंबित कौन करेगा, तो निलंबित विहित प्राधिकारी करेगा, और सभी स्तर के पंचायत के लिए विहित प्राधिकारी अलग अलग होता है। यहां लिखा हुआ स्पष्ट रूप से विहित प्राधिकारी। ऐसे किसी पदाधिकारी को पंचायत के पदाधिकारी को ना, ऐसे किसी पंचायत के पदाधिकारी को, हो सकता है वो पंच हो, सरपंच हो, उप सरपंच हो, जनपद पंचायत के सदस्य हो, अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, जिला पंचायत के सदस्य हो, अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष को, उसको पद से निलंबित कर सकेगा यदि ए, लिखिए, आपराधिक आरोप हो उसके खिलाफ, उस सदस्य के खिलाफ या उस पदाधिकारी के खिलाफ आपराधिक आरोप हो, आपराधिक क्या हो, आरोप लगा हो, आपराधिक आरोप हो। आपराधिक आरोप क्या क्या हो सकता है, आपराधिक आरोप लगा है उस पदाधिकारी के खिलाफ, पदाधिकारी के खिलाफ, तो आपराधिक आरोप मतलब क्या क्या आपराधिक आरोप एग्जाम में पूछा जाएगा। तो लिखिए, यदि उस पदाधिकारी के विरुद्ध, लिखिए इसके अंतर्गत, यदि उस पदधारी के विरुद्ध, उस पदधारी के विरुद्ध, लिखिए ध्यान से, विरुद्ध, इन कानूनों के तहत कोई, कौन से कानून हम पढ़ेंगे, हम इन कानूनों के तहत कोई दंडात्मक कार्यवाही चल रही हो, क्या दंडात्मक कार्यवाही चल रही हो, चल रही हो, मान लो ए नामक कोई सरपंच है, इस सरपंच के खिलाफ, इस पदाधिकारी के खिलाफ इन कानूनों के तहत कोई दंडात्मक कार्यवाही चल रही हो, तब इस ए नामक सरपंच को पद से हटाया जा सकता है, पद से निलंबित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। अब यहां पर इन कानूनों का तात्पर्य क्या है, इन कानूनों का तहत का इसका मतलब तात्पर्य क्या है, तो लिखिए पहला क्या हो सकता है, पहला मत लिखिए, इसका हेडिंग आप हेडिंग बना लीजिए, कुछ भी मैं लिख देता हूं, ऐसा बना देता हूं, फेज बना देता हूं, तब जाके समझ में आएगा। तो लिखिए, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 18 के अध्याय 18 के, अब इसमें मतलब भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पिनल कोड, अभी बताऊंगा, बीएनएस पे बात करूं क्योंकि ये तो बंद हो चुका है, तो भी चर्चा करूंगा, टेंशन मत लीजिए। भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 18 के अंतर्गत ब्रैकेट लिखिए, जो लोक सेवकों से संबंधित, लोक सेवकों से संबंधित अपराधों से जुड़ा है, किससे, अपराधों से क्या है, जुड़ा है, ठीक? मतलब भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 18 के अंतर्गत ऐसे व्यापार शामिल होते हैं, अध्याय 18 के अंतर्गत ऐसे अपराध शामिल हैं जो लोक सेवक से संबंधित हैं, लोक सेवक से,
क्या क्या अपराध हो सकते हैं? तो लिखिए, पहला अपराध भोजन, जिसको खाद्य सामग्री कहा जाता है, भोजन एवं, जिसे खाद्य सामग्री कहा जाता है, भोजन और औषधि में मिलावट करता है। और लिख लीजिए, भोजन, खाद्य सामग्री बोल सकते हैं भोजन को, और औषधि में क्या किया हो? मिलावट किया हो, मिलावट। तो खाद्य सामग्री, भोजन और औषधि में मिलावट, ये आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 के अध्याय 18 के अंतर्गत एक अपराध है। ऐसे अपराध से कोई पदधारी जुड़ा हो तो उसे सस्पेंड किया जा सकता है। मान लो कोई पदधारी है, वह भोजन में, खाद्य सामग्री में या कोई औषधि में किसी प्रकार का मिलावट करता है और पकड़ा जाता है, दोषी पाया जाता है, तो उसे सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक। दूसरा लिखिए, स्त्रियों तथा बालक का अनैतिक व्यापार करता है के संबंध में अनैतिक व्यापार लिखिए। स्त्रियों तथा बालक के संबंध में अनैतिक व्यापार, अनैतिक क्या करता है जी? व्यापार करता है। मान लो कोई पदाधिकारी, सरपंच, पंच, अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्त्रियों के संबंध में या बालक के संबंध में अनैतिक व्यापार करता है, तो यह इंडियन पिनल कोड आईपीसी 1860 के अध्याय 18 के अधीन एक अपराध है और ऐसे अपराधी को पद से निलंबित किया जा सकता है। ठीक, सस्पेंड। तीसरा लिखिए, तीसरा क्या? नैतिक अपराध करता हो, किसी भी प्रकार का कीवर्ड को पकड़ना है जी। नैतिक क्या करता हो? अपराध करता हो, लिखिए चौथा। और क्या अपराध हो सकता है? चौथा लिखिए, नागरिक अधिकारों का हनन करता है, नागरिक अधिकारों का हनन करता है। हनन मतलब नागरिक अधिकार, जो नागरिक से संबंधित अधिकार है, हो सकता है वो मौलिक अधिकार हो सकता है वो कानूनी अधिकार हो सकता है वो प्राकृतिक अधिकार हो। इन अधिकारों का यदि कोई पदधारी उल्लंघन करता है तो उसे पद से निलंबित किया जा सकता है। ठीक। पांचवा लिखिए, यहां पास नहीं हो रहा, पांचवा यहां लिख देता हूं पांचवा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का उल्लंघन करता हो, मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त हो, मतलब वह पदाधिकारी करप्ट हो, भ्रष्टाचार करता हो, तो उसे निलंबित किया जा सकता है। देखिए, निलंबन के बाद आगे की प्रक्रिया आपका पद से हटाना भी हो सकता है, पहले निलंबित किया जाता है। ठीक। छठवां लिखिए, प्रचलित कानून, मान लो कोई कानून प्रचलित है, प्रचलन में है, लागू है, तो प्रचलित कानूनों के उल्लंघन में, प्रचलित कानूनों के उल्लंघन में, लिखिए उल्लंघन में, दंडिक कार्यवाही में विचाराधीन हो, दंडिक कार्यवाही में, दंडिक कार्यवाही में विचाराधीन हो। पहले यहां तक को समझते हैं, फिर इसके आगे के प्रोसेस को हम समझते हैं जी। ठीक। देखिए, धारा 39 के क्लॉज 1 कहता है कि विहित प्राधिकारी को, याद रखने के हटाएगा कौन, मतलब इसको पद से निलंबित करने का अधिकार सिर्फ विहित अधिकारी को है। अलग अलग पंचायत का विहित अधिकारी अलग अलग होता है। ठीक, यहां क्लियर है। ऐसे किसी पदधारी को पद से निलंबित कर सकेगा यदि ए
आपराधिक आरोप लगा हो, उस पदधारी पर आपराधिक आरोप लगा हो। अब ये आपराधिक आरोप क्या क्या है इसके संबंध में लिखा हुआ है। यदि उस पदधारी के विरुद्ध इन कानूनों के तहत कोई दंडात्मक कार्यवाही चल रही है, मतलब विचाराधीन है, चल रही है, जांच चल रही है, ठीक, तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860 के अध्याय 18 के अंतर्गत जो लोक सेवकों से संबंधित अपराधों से जुड़ा है। अब अध्याय 18 के अंतर्गत लोक सेवकों से जुड़ी अपराध क्या क्या है तो यहां डिफाइन किया गया है। भोजन और औषधि में मिलावट करता है वह। दूसरा, स्त्रियों तथा बालक के संबंध में अनैतिक व्यापार करता हो या किसी भी प्रकार का नैतिक अपराध किया हो। चौथा, नागरिक अधिकारों का उल्लंघन किया हो। पांचवा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का उल्लंघन किया हो या प्रचलित कानून, कोई भी प्रचलित कानून है प्रचलन में है और उसका उल्लंघन किया है और उसके विचाराधीन मामला है, ठीक, उल्लंघन में दंडिक कार्यवाही में विचाराधीन है, तब उसे पद से निलंबित किया जा सकता है। तो ये एक कारण समझ में आ गया, इतना कारण कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है, ठीक। अब गुरुजी पूछेंगे आप, सर ये इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 तो निरसित हो चुका है ना, निरसित हो चुका है, क्योंकि इसको रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2024 लाया गया है। कब से, तो 2023 है, 2023 लाया गया है। अच्छे से देता हूं यार, कंफ्यूजन ना हो। मतलब आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 लाया गया है। तो हाँ, बिल्कुल लाया गया है गुरुजी। कब लाया गया है यह बीएनएस, तो 1 जुलाई 2024 को यह लागू हुआ था। तो हाँ, किसे रिप्लेस किया है, तो भारतीय दंड संहिता को रिप्लेस किया है। तो ऑप्शन में भारतीय दंड संहिता 1860 हो, इसे भी सही मानना है। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 हो, तो यह भी सही होगा, ठीक। ऑप्शन ये सारी चीज ऑप्शन में भी दिया जा सकता है और इसका बीएनएस का भी उल्लंघन करता है। बीएनएस में जो जिन अपराधों की बात की गई है, उन अपराधों का उल्लंघन किया है तो वह पदधारी पद से निलंबित हो सकता है, निलंबित किया जा सकता है। तो चाहे बीएनएस करके पूछे, चाहे भारतीय दंड संहिता करके पूछे, आंसर आपको ले लेना होगा, ठीक। लेकिन ज्यादा मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे पंचायत में यह कानून का जिक्र है, संशोधित करके ये नहीं लिखा गया है, तो एग्जैक्ट इसको लेना है। लेकिन ऐसा कंफ्यूजन नहीं करेगा, अगर बीएनएस घुमाने के लिए बीएनएस दे दे तो आपको आंसर बीएनएस लेना होगा, क्योंकि बीएनएस के तहत भी उसे निलंबित किया जा सकता है, ठीक। चलिए, तो ए समझ में आ गया होगा, पार्ट ए इसका, मतलब धारा 39 के क्लॉज 1 का ए पढ़ रहे हैं। अब हम बी पढ़ेंगे, अभी क्लॉज 1 ही पढ़ रहे हैं ना, उपधारा एक ही पढ़ रहे हैं। इसमें कुल उपधारा 4 है, क्लॉज 4 है, तभी हम क्लॉज 1 को पढ़ रहे हैं। चलिए, अब आते हैं बी पे। बी क्या कहता है जी, ए पढ़ चुके, अब बी क्या कहता है तो समझिए। कारण बताओ नोटिस मिला हो, किसी पदधारी को कारण बताओ नोटिस मिला हो, कारण बताओ नोटिस मिला हो, नोटिस मिला हो, ऐसा कोई नहीं बताएगा, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं विश्व में कोई नहीं बताएगा। यदि किसी पदधारी को कारण बताओ नोटिस मिला हो तो उसे पद से निलंबित किया जा सकता है क्या, तो नहीं किया जा सकता है। इसके साथ एक और पत्र देना होगा, तब जाकर निलंबित किया जा सकता है। तो वो पत्र क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। यदि किसी पदाधिकारियों को, लिखिए इसके अंतर्गत लिखिए, यदि किसी पदाधिकारियों यदि किसी पदाधिकारियों को कारण बताओ सूचना, कारण बताओ सूचना, इसी को क्या कहा जाता है, सो कॉज नोटिस कहा जाता है। देखिए, सो
कॉज नोटिस कहा जाता है। कारण बताओ सूचना को क्या कहा जाता है? तो सो कॉज नोटिस कहा जाता है। सो कॉज नोटिस दी गई हो, दी गई हो। और शब्द इंपॉर्टेंट है यहां पर, और लिख रहा हूं मैं। और क्या? आरोप पत्र तमिल किया गया है। आरोप पत्र, उसके साथ एक आरोप पत्र तामिल किया गया है। तामिल किया गया है। उसके साथ आरोप पत्र तामिल किया गया है, जो यह दिखाता है कि, देखिए, जो यह दिखाता है कि, जो यह दिखाता है कि, एक्सप्लेन भी करूंगा, टेंशन मत लीजिए। जो यह दिखाता है कि उसे पद से हटाने की कार्यवाही विचाराधीन है। उसे पद से हटाने की कार्यवाही विचाराधीन है। विचाराधीन है, तब उसे निलंबित किया जा सकता है जी। ठीक सर, समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हैं आप? तो पहले लिख लो, देखिए पहले समझते हैं, फिर एग्जांपल दूंगा ना। कारण बताओ नोटिस मिला हो किसी पदाधिकारी को, सरपंच को, उप सरपंच को, जनरल पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को कारण बताओ नोटिस मिला है, और उसके साथ क्या मिला है? आरोप पत्र भी तामील किया गया है, मतलब सुपुर्द किया गया है। समझिए, यदि किसी पदाधिकारियों को कारण बताओ सूचना, जिसे सो कॉज नोटिस कहा जाता है, दी गई हो और आरोप पत्र तामील किया गया हो, जो यह बताता है, यह दिखाता है कि उसे पद से हटाने की कार्यवाही विचाराधीन है, तब ऐसे पदधारी को पद से निलंबित किया जा सकता है। समझिए, अभी इसको उदाहरण से भी समझाता हूं। पहले दो चीज को आप नोटिस करना। मान लो किसी पदधारी को, मैं उदाहरण दे रहा हूं सरपंच का, मान लो सरपंच को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। कारण बताओ नोटिस दिया गया है, नोटिस, तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है क्या? तो नहीं। सिर्फ नोटिस देने से उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, तो इसके साथ साथ उसको आरोप पत्र भी देना पड़ेगा। क्या? आरोप पत्र, आरोप पत्र देना होगा, देना होगा। मतलब ये दोनों कंडीशन होना चाहिए, कारण बताओ नोटिस के साथ साथ आरोप पत्र भी देना होगा, तब जाके उस पदधारी को, उस पदधारी, उस पदधारी को निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, अदरवाइज निलंबित नहीं किया जा सकता। मतलब कारण बताओ नोटिस के साथ साथ आरोप पत्र भी देना पड़ेगा। अब कारण बताओ नोटिस और आरोप पत्र क्या है सर, इसी को समझाऊंगा, तब जाके ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए समझते हैं। मान लो एक सरपंच है जी, उदाहरण एग्जाम्पल, एक सरपंच है, सरपंच का नाम है चमनलाल चोखा। सरपंच है कौन? चमन लाल चोखा। चमनलाल चोखा एक सरपंच है। अब इसको 5 लाख दिया गया था, 5 लाख धांधली के, मतलब किसी कार्य तालाब का निर्माण करना है। अब ये तालाब का निर्माण किया, उसमें 5 लाख खर्चा हुआ, 5 लाख खर्चा हुआ अलग अलग तारीख को। भाई तालाब एक दिन में निर्माण नहीं हो जाता, अलग अलग दिन में होता है।
एक लंबा प्रोसेस है तालाब निर्माण, हो सकता है उसमें 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, मान लो 20 दिन लगा तालाब निर्माण में, 5 लाख खर्चा किया, किसी ठेकेदार को दे दिया, उससे पैसा भी ले लिया, मतलब धांधली किया ये। अब पता चल गया तो इसका शिकायत मान लो सीईओ के पास गया। किसके सीईओ? तो जनपद पंचायत सीईओ के पास गया, जनपद सीईओ के पास गया। अब जनपद पंचायत सीईओ क्या करेगा? इसे कारण बताओ नोटिस जारी करेगा, कारण बताओ नोटिस जारी करेगा, कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि इतना खर्च कैसे हो गया, आपने धांधली किया है, मतलब कोई शिकायत करेगा तो ये कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। उसके साथ साथ हो सकता है ये आरोप पत्र भी जारी कर दे। आरोप पत्र मतलब वो आरोप पत्र में अलग अलग तिथि लिखा रहेगा कि इस तिथि का आप ये गड़बड़ी किए हैं, इस तिथि को आप ये गड़बड़ी किए हैं, मतलब आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है। तब ऐसे पदाधिकारी को, मतलब उस सरपंच चमनलाल चोखा को निलंबित किया जा सकता है विहित प्राधिकारी के द्वारा। मतलब सीओ उसको निलंबित नहीं करेगा, सीओ सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी किया, उसके साथ एक आरोप पत्र भी भेजा है उसको कि आपके खिलाफ ये आरोप लगा है, मतलब इसको पद से हटाने का जो मामला है वो विचाराधीन हो गया। भाई आरोप सिद्ध होगा तो इसको पद से हटाया जा सकता है, उससे पहले इसको निलंबित करना पड़ेगा, है ना। तो उससे पहले इसको सस्पेंड किया जाएगा विहित प्राधिकारी के द्वारा, ठीक है जी। अब विहित प्राधिकारी कौन होगा? तो ग्राम पंचायत का कौन होगा, भी देखेंगे इसके बाद। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, कारण बताओ नोटिस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब निलंबन का प्रोसेस इतना ही आधार है, मतलब जो ए पढ़े ए वो निलंबन का आधार है, और ये बी ये भी निलंबन के आधार है। अभी तक जितना भी पढ़े ना उसी आधार पर निलंबित किया जा सकता है, इसके अलावा अन्य आधार नहीं है, ठीक। मान लो निलंबित किया गया तो आगे क्या होगा? मान लो सरपंच चमनलाल चोखा को निलंबित कर दिया गया, तो आगे की कार्यवाही क्या, आगे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो आपको पढ़ना पड़ेगा धारा 39 के क्लॉज 2, धारा 39 के क्लॉज 2। धारा 39 के क्लॉज 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें ए और बी पढ़े, सेक्शन ए और सेक्शन बी पढ़ चुके हैं। अब हम धारा 39 के क्लॉज 2 पढ़ेंगे। धारा 39 के क्लॉज 2 राज्य सरकार की भूमिका के बारे में बताता है। राज्य सरकार की भूमिका के बारे में बताता है, बारे में बताता है। राज्य सरकार की भूमिका के बारे में बताता है, क्या क्या भूमिका है राज्य सरकार का, क्या क्या भूमिका हो सकता है राज्य सरकार का, इसके बारे में क्लॉज 2 बताता है। तो लिखिए, विहित प्राधिकारी द्वारा जो भी, लिखिए विहित प्राधिकारी द्वारा जो भी निलंबन आदेश पारित किया है, निलंबन आदेश, निलंबन आदेश पारित होता है, पारित होता है। मान लो विहित प्राधिकारी ने, विहित प्राधिकारी मतलब विहित अधिकारी ने चमनलाल चोखा को निलंबन आदेश से उसको निलंबित कर दिया, मतलब निलंबन आदेश पारित हो गया चमनलाल चोखा के खिलाफ। चमनलाल चोखा के खिलाफ निलंबन आदेश क्या हो गया? पारित हो गया, मतलब एक रिपोर्ट हो गया। तो उसकी रिपोर्ट, निलंबन आदेश, तो इसकी रिपोर्ट होता है, तो देखिए उसकी रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर, 10 दिनों के भीतर, उसकी रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर राज्य सरकार को भेजना अनिवार्य है। 10 दिनों के भीतर राज्य सरकार को भेजना अनिवार्य है,
कंपलसरी है ना, ये अनिवार्य है। मान लो उपखंड अधिकारी चमनलाल चोखा को निलंबित किया, उसके खिलाफ निलंबन आदेश पारित किया, तो राज्य सरकार को सूचना देना होगा उस विहित अधिकारी को, उपखंड अधिकारी को। अब उपखंड अधिकारी चमनलाल चोखा को निलंबित किया है, तो इसका सूचना राज्य सरकार को देना होगा। कितने दिनों के भीतर? तो आंसर होगा 10 दिनों के भीतर राज्य सरकार को सूचना देना होगा, राज्य सरकार को भेजना होगा अनिवार्य। किसको? इसके रिपोर्ट को, मतलब एक प्रकार का सूचना भेजना होगा राज्य सरकार को। अब राज्य सरकार निर्णय लेगा कि उस निलंबन आदेश को स्वीकार करना चाहे तो स्वीकार कर भी सकता है या अस्वीकार भी कर सकता है, और राज्य सरकार के ऊपर है। चाहे तो उसको स्वीकृत कर दे या अस्वीकृत कर दे। स्वीकृत कर देगा तो वह निलंबित हो जाएगा, अगर अस्वीकृत करता है तो वह निलंबित नहीं होगा। लेकिन उसके लिए स्वीकृत करना और न स्वीकृत करने में, मतलब उस निलंबन आदेश को यस करने में या नो करने में राज्य सरकार के पास 90 दिन का समय होता है। ठीक, मतलब राज्य सरकार इस रिपोर्ट को यस करे, स्वीकृति दे या नहीं दे, इसके लिए राज्य सरकार के पास 90 दिनों का समय है। तो लिखिए, यदि राज्य सरकार 90 दिनों के भीतर 90 दिनों के भीतर निलंबन आदेश की पुष्टि नहीं करता है, निलंबन आदेश की पुष्टि नहीं करता है निलंबन आदेश की पुष्टि नहीं करता है 90 दिनों के भीतर, तो वह आदेश अपने आप निष्प्रभावी हो जाएगा। तो वह आदेश अपने आप ऑटोमेटिक निष्प्रभावी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? निष्प्रभावी हो जाएगा। निष्प्रभावी हो जाएगा। मतलब राज्य सरकार को उस निलंबन आदेश को यस करने में या नो करने में 90 दिन का समय है, 90 दिन का मोहलत है। 90 दिन के भीतर उसको स्वीकृत कर दे या अस्वीकृत कर दे। यदि 90 दिनों तक कोई निर्णय नहीं देता है, कोई निर्णय भूल गया राज्य सरकार, तो 90 दिनों के बाद वह आदेश अपने आप निष्प्रभावी हो जाएगा। अर्थात वह जो चमनलाल चोखा है वह सस्पेंड नहीं होगा, 90 दिन के बाद अपने पद पर पुनः आ जाएगा। 90 दिन के लिए वह निलंबित हुआ, 90 दिनों बाद वो निष्प्रभावी हो गया, मतलब फिर से चमनलाल चोखा एक सरपंच बन गया और उस सरपंच को उसके शक्तियां मिल जाएंगे, उसके अधिकार मिल जाएंगे, उसका पद का उपयोग भी कर सकता है वो। ठीक, ये रहा दोस्तों राज्य सरकार की भूमिका। तो निलंबन आदेश में ना राज्य सरकार की भूमिका होती है, याद रखना है। निलंबन आदेश में राज्य सरकार की भूमिका अपने आप में महत्वपूर्ण है और इसी भूमिका को बार बार घुमा के प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो निलंबन आदेश में राज्य सरकार की भूमिका होती है। मान लो, अब उसका आगे का पढ़ेंगे हम, 39 क्लॉज 3 पढ़ेंगे। अब समझिए कंसेप्ट को। मान लो चमनलाल चोखा को सस्पेंड कर दिया गया, राज्य सरकार ने भी स्वीकृति दे दी। अबे 90 दिनों तक सस्पेंड है ना, या पूरा सस्पेंड कर दिया गया है? तो जब तक वह सस्पेंड है तब तक उस ग्राम पंचायत का कर्तव्यों का निर्वहन तो कोई करेगा। अर्थात स्थानापन्न रूप से अस्थायी रूप से सरपंच चुनना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो सरपंच था वह तो निलंबित हो गया है, मतलब उसका पद रिक्त हो गया है, मतलब कोई अस्थायी रूप से स्थानापन्न सरपंच चुना जाएगा। तो इसका प्रक्रिया क्या है? तो लिखिए क्लॉज 3, धारा
39 के क्लॉज 3 लिखिए, इसमें इसका टॉपिक बनाइए आप, क्या है ये? इसका टॉपिक है अंतरिम व्यवस्था स्थानीय संचालन हेतु। अंतरिम व्यवस्था, अंतरिम व्यवस्था क्यों? स्थानीय संचालन हेतु, स्थानीय संचालन हेतु, स्थानीय संचालन हेतु अंतरिम व्यवस्था करने का प्रावधान है। क्योंकि चमनलाल चोखा तो क्या हो गया, निलंबित हो गया है। अब सरपंच का पद क्या हो गया, रिक्त हो गया। तो स्थानीय संचालन हेतु स्थानापन्न सरपंच चुना जाएगा या अध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक, तो लिखिए इसके लिए दो टॉपिक, दो हेडिंग लिखिए, दो हेडिंग आपको बनाना होगा। क्या क्या हेडिंग? तो लिखिए पहला, यदि किसी पंचायत का सरपंच या अध्यक्ष, यदि किसी पंचायत का सरपंच या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का अध्यक्ष, जनपद और जिला पंचायत में क्या होते हैं जी, अध्यक्ष होते हैं ना। ठीक, यहां सदस्य की बात नहीं हो रही ना, सिर्फ सरपंच और जनपद और जिला पंचायत के अध्यक्ष की बात हो रही है, उपाध्यक्ष की भी बात नहीं हो रही है। ठीक, निलंबित हो जाता है तो, निलंबित हो जाता है तो क्या होगा? मान लो किसी ग्राम पंचायत का सरपंच निलंबित हो गया, या किसी जनपद पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो गया, या किसी जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो गया, तो पंचायत सचिव या सीईओ, तो पंचायत सचिव, अब पंचायत की, ग्राम पंचायत की बात है तो सचिव की बात करेंगे। यदि यह घटना आपके जनपद या जिला पंचायत की है तो हम सीईओ की बात करेंगे। तो मैं पंचायत सचिव एवं सीईओ ऑब्लिक लगाया हूं, तो सीईओ मतलब समझ जाना कि यह बात जनपद या जिला पंचायत की हो रही है। जब पंचायत सचिव का बात कर रहा हूं तो हो सकता है ये ग्राम पंचायत की हो, समझ जाना है। 15 दिनों के भीतर विशेष बैठक बुलाएगा, 15 दिनों के भीतर कैसा बैठक बुलाएगा? तो विशेष बैठक, विशेष बैठक बुलाएगा, 15 दिनों के भीतर विशेष बैठक बुलाएगा। तो कैसा बैठक तो पूछा जा सकता है, विशेष बैठक बुलाएगा। कौन बुलाएगा? तो ग्राम पंचायत में सचिव बुलाएगा और जनपद एवं जिला पंचायत में सीईओ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुलाता है। कब बुलाता है? तो निलंबित होने के तारीख से 15 दिनों के भीतर, निलंबन होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर विशेष बैठक बुलाया जाएगा। ठीक, विशेष बैठक बुलाया जाएगा। ठीक, यदि सरपंच या अध्यक्ष निलंबित होते हैं तो सदस्य की बात अलग है। सदस्य निलंबित मतलब निलंबित, इसमें कोई निर्वाचन का प्रावधान नहीं है। ठीक ना, निलंबित होता है तो इसमें निर्वाचन का प्रावधान नहीं है, सिर्फ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में निर्वाचन का प्रावधान है। पढ़ लेंगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, पूरा इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं समझा दूंगा। ठीक, अब इस विशेष बैठक में क्या होगा? इस विशेष बैठक में क्या होगा जी? इस विशेष बैठक में क्या होगा? पंचायत का सदस्य अपने में से, लिखिए इस विशेष बैठक में पंचायत का सदस्य अपने में से एक सदस्य को, किसी एक लिख लीजिए, किसी एक सदस्य को स्थानापन्न सरपंच या अध्यक्ष चुनेंगे, अध्यक्ष चुनेंगे। ठीक,
मतलब अपने में से किसी एक सदस्य को स्थानापन्न अध्यक्ष या सरपंच चुनेंगे, मतलब कार्यवाहक सरपंच या कार्यवाहक अध्यक्ष, जिसी को अस्थायी सरपंच या अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है, कोई भी शब्द दे सकता है, चुनेंगे इस विशेष बैठक में। अब इस स्थानापन्न सरपंच या अध्यक्ष, इसका कार्यकाल कितना होता है, इसका कार्यकाल को भी पूछ सकता है। कार्यकाल क्या होगा इसका कार्यकाल, इसका कार्यकाल लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों। निलंबन की अवधि तक, निलंबन की अवधि तक उसका क्या होगा, कार्यकाल होगा। मान लो चमनलाल चोखा सरपंच थे, एक सरपंच है, कौन सरपंच कौन है, चमनलाल चोखा है, चमनलाल चोखा क्या है, सरपंच है। इसको 6 माह के लिए निलंबित किया गया है, 6 माह के लिए क्या है, सस्पेंड है, निलंबित, मतलब ये सरपंच का पद रिक्त है, इसके लिए एक स्थानापन्न सरपंच आएगा ना जी, चुन के सदस्यों में से, या अस्थायी सरपंच जिसे आपका कार्यवाहक सरपंच कहा जाता है, तो इसका कार्यकाल 6 माह के लिए होगा, क्योंकि 6 माह के लिए क्या है, सस्पेंड है। तो निलंबन की अवधि तक इसके कार्यकाल रहता है, चाहे 3 माह हो तो 3 माह, 4 माह तो 4 माह। ठीक, ये रहा दोस्तों आपका स्थानीय संचालन हेतु कुछ विशेष प्रावधान। अब इस स्थानापन्न सरपंच में, इस स्थानापन्न सरपंच या अध्यक्ष में आरक्षण का पालन करना अनिवार्य है क्या, तो हाँ, इसमें दोस्तों आरक्षण का पालन करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो यहाँ भी आरक्षण लागू होता है जब हम अस्थायी रूप से सरपंच चुनते हैं, या जनपद पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनते हैं, अध्यक्ष या जिला पंचायत के अध्यक्ष चुनते हैं, तो यहाँ भी आरक्षण का पालन करना अनिवार्य है। चलिए, तो आरक्षण की प्रक्रिया यहाँ पर क्या हो जाती है, तो चलिए देखते हैं। हेडिंग बनाइए, स्थानापन्न सरपंच या अध्यक्ष। ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, स्थानापन्न, यकीन कीजिए कोई नहीं पढ़ाएगा। स्थानापन्न सरपंच या जनपद पंचायत या जिला पंचायत के अध्यक्ष, आपको समझ जाना है, अध्यक्ष के निर्वाचन में आरक्षण का पालन अनिवार्य है, के निर्वाचन में आरक्षण का पालन अनिवार्य है। ठीक, जब भी सरपंच या अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो इसके स्थान पर अस्थायी या स्थानापन्न अध्यक्ष या सरपंच, कार्यवाहक सरपंच या अध्यक्ष चुना जाएगा। तो उस स्थानापन्न सरपंच या कार्यवाहक सरपंच में आरक्षण का पालन करना अनिवार्य है। कैसे, तो इसके लिए भी 2 चार्ट बनाइए, फ्लो चार्ट, कैसे पालन किया जाएगा। इधर हम महिला की बात करेंगे, इधर दोनों की बात करेंगे। तो लिखिए, यदि वह पद आरक्षित वर्ग से था, लिखिए, यदि वह पद आरक्षित वर्ग से था, मतलब जो चमनलाल चोखा आरक्षित वर्ग से आता था, मान लो वर्ग मतलब एससी हो सकता था, एसटी है, कि ओबीसी वर्ग से है, कि महिला है, महिला। ठीक, मतलब जिसे सस्पेंड किया गया, जिस सरपंच या अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है, वह आरक्षित वर्ग से ताल्लुक रखता था, आरक्षित वर्ग से था, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी या महिला। ठीक, तो स्थानापन्न सरपंच या अध्यक्ष भी वर्ग से था, तो देखिए, स्थानापन्न सरपंच या अध्यक्ष भी उसी वर्ग से होगा, उसी वर्ग से होगा। ठीक, मान लो सरपंच एससी था तो स्थानापन्न सरपंच भी एससी होगा। मान लो सरपंच एसटी था तो स्थानापन्न सरपंच भी एसटी होगा। मान लो सरपंच ओबीसी था तो स्थानापन्न सरपंच भी ओबीसी होगा।
मान लो ये कैटेगरी की एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी की कोई महिला थी, तो उस कैटेगरी की महिला ही स्थानापन्न सरपंच होगी। मान लो एससी कैटेगरी की महिला थी और सस्पेंड हो चुकी है, तो एससी कैटेगरी का महिला ही स्थानापन्न सरपंच होगी। ठीक, देखिए इधर, यदि आरक्षित, देखिए यदि कोई महिला, देखिए यदि कोई महिला उस आरक्षित वर्ग, उस शब्द लगा है यहां पास, देखिए उस आरक्षित वर्ग से नहीं है, तो उस आरक्षित वर्ग से नहीं है, तो नहीं है तो क्या होगा, अन्य आरक्षित वर्ग की महिला को, अन्य आरक्षित वर्ग की महिला को चुना जा सकता है, चुना जा सकता है। ये लाइन समझ में नहीं आया गुरुजी, समझा दीजिए इस वाले पॉइंट को। बिल्कुल समझा देता हूं। देखिए एक दुलौरी नामक, ये नाम क्या है, ये फुलेरा ग्राम पंचायत है जी। आप देखे होंगे अभी न्यू सीजन 4 आने वाला है पंचायत का, तो फुलेरा ग्राम पंचायत है। यहां दुलौरिन क्या है, यहां सरपंचिन है जी। यह एसटी कैटेगरी की है, एसटी कैटेगरी की, ये दुलौरिन एसटी कैटेगरी की है। किसी भी कारण से, किसी भी वही रीजन, अपराध हो गया या कारण बताओ नोटिस के खिलाफ जारी किया गया, ये पद से निलंबित हो गया, ये पद से निलंबित हो गया, मतलब सरपंच का पद क्या हो गया, रिक्त हो गया। अभी विशेष बैठक बुलाया जाएगा तो स्थानापन्न सरपंच चुना जाएगा। तो स्थानापन्न सरपंच, पहली बात तो वो, जब ये महिला थी तो महिला ही होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। जब सरपंच महिला थी तो स्थानापन्न सरपंच भी महिला ही होनी चाहिए। अब नियम क्या कहता है कि उस कैटेगरी की महिला होना चाहिए, तो एसटी महिला होना चाहिए। मान लो उस पंचायत में एक भी सदस्य एसटी महिला नहीं है, तो मान लो भाई पंचायत मतलब एक भी पंच एसटी पंच नहीं है, तो सिर्फ सरपंच एसटी थी, महिला में एसटी कैटेगरी नहीं है पंच में, तो उस आरक्षित वर्ग से नहीं है, तो अन्य आरक्षित वर्ग से, अन्य आरक्षित वर्ग की महिला को चुना जा सकता है। तो हो सकता है महिला तो कंपलसरी है होना, लेकिन ये हो सकता है एसटी वर्ग की नहीं है, उस पंचायत में एसटी पंच नहीं है, और पंच में से एक को सरपंच चुना जाएगा, तो हो सकता है इसको एससी महिला को बना दे स्थानापन्न। हो सकता है ओबीसी महिला को क्या बनाया जा सकता है, स्थानापन्न सरपंच बनाया जा सकता है। आशा करता हूं यह वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। छाप लीजिए इसको, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इतना डेप्थ में कोई नहीं पढ़ाएगा, आप यकीन कर लीजिए। किसी और का लेक्चर देख के कमेंट कर देना, सर आप जैसा पढ़ाए हैं वैसा पूरे विश्व में कोई नहीं पढ़ाया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं क्या, धारा 39 के क्लॉज, धारा 39 के क्लॉज 3 तक पढ़ चुके हैं। ये हमारा 4 है, ये हमारा क्या है जी, 4 का हेडिंग लिखिए आप, अन्य पंचायतों में भी निलंबन। अन्य पंचायतों में भी निलंबन, अन्य पंचायतों में भी निलंबन। ठीक, अब अन्य पंचायतों में भी निलंबन मतलब क्या, अन्य पंचायतों में निलंबन मतलब क्या,
तो देखिए, आपको पता है जनपद पंचायत में 1/5 सरपंच, 1/5 सरपंच पदेन रूप से क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। अब जानते हैं जनपद पंचायत में 1/5 सरपंच पदेन रूप से क्या होते हैं, सदस्य होते हैं चक्रानुक्रम में। जिला पंचायत में, जिला पंचायत में इस जिला के अधीन जितने भी जनपद पंचायत हैं उसके सभी अध्यक्ष इसके पदेन रूप से क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तो जनपद अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष पदेन सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। तो दोस्तों जनपद पंचायत अध्यक्ष को जब निलंबित किया जाएगा तो यहां से जिला पंचायत की सदस्यता से स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। ठीक, मान लो किसी सरपंच को, मान लो 1/5 सरपंच जनपद पंचायत के क्या सदस्य हैं, इनमें से किसी एक सरपंच को, एक सरपंच को निलंबित किया गया है, क्या निलंबित किया गया है, तो जनपद पंचायत की सदस्यता से ऑटोमेटिक स्वतः निलंबित हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं शब्दों में लिखता हूं, शब्दों में लिखूं शब्दों में, तो लिखिए शब्दों में इसको। यदि वह व्यक्ति किसी और पंचायत का भी सदस्य है या पदाधिकारी है, यदि वह व्यक्ति, लिखिए, यदि वह व्यक्ति किसी और पंचायत का सदस्य, किसी और पंचायत का सदस्य या पदाधिकारी है, या पदाधिकारी है, तो वहां से भी स्वतः निलंबित माना जाएगा। तो वहां से भी स्वतः निलंबित माना जाएगा, वहां से भी स्वतः निलंबित माना जाएगा। निलंबन के अवधि के दौरान, अगला पॉइंट लिखिए इसी में, निलंबन के अवधि के दौरान, निलंबन के अवधि के दौरान वह व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है, वह व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है, अयोग्य हो जाता है। तो समझिए, ये तो समझ रहे हैं। मान लो कोई सरपंच, मतलब वह व्यक्ति, मान लो कोई सरपंच चमनलाल चोखा सस्पेंड कर दिया गया है, तो वह सरपंच जनपद पंचायत की मान लो सदस्य था 1 साल के लिए, तो जनपद पंचायत की सदस्यता से भी स्वतः क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। ये वाला पॉइंट क्लियर आपका। ठीक, दूसरा, निलंबन के अवधि के दौरान, मान लो उसको निलंबन 6 माह के लिए निलंबित किया गया है, 6 माह के लिए सस्पेंड किया गया है सरपंच को या कोई भी सदस्य को, और इसी बीच किसी पंचायत का चुनाव होता है या कोई भी चुनाव होता है, तो उस चुनाव के लिए यह व्यक्ति क्या होगा, डिसक्वालिफाइड होगा, मतलब वह चुनाव नहीं लड़ सकता इस अवधि तक सिर्फ। ठीक, वो 6 वर्ष वाला कंसेप्ट अलग है, निलंबन में 6 वर्ष के लिए नहीं किया जाता, जिस अवधि तक वो निलंबित है ना, उस अवधि तक वह चुनाव नहीं लड़ सकता, ये निलंबन का कंसेप्ट है। तो यहां तक निलंबन का कंसेप्ट हम देख चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, तो निलंबन का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। पूरे विश्व में ऐसा पढ़ने को नहीं मिला होगा जैसा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक, अब चलिए निलंबन के लिए विविध अधिकारी कौन कौन होता है अलग अलग पंचायत में, इसी को हम पढ़ लेते हैं।
यही इस टॉपिक की एंड है। निलंबन के लिए विहित अधिकारी, निलंबन के लिए विहित अधिकारी कौन कौन होते हैं? फिर लिखिए, ग्राम पंचायत का, जनपद पंचायत का, जिला पंचायत का। पहले हम समझते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के लिए विहित अधिकारी उपखंड अधिकारी राजस्व होता है। उपखंड अधिकारी कौन? राजस्व। उपखंड अधिकारी राजस्व। जनपद पंचायत के लिए निलंबित करने का पावर किसके ऊपर है? तो कलेक्टर स्वयं कर सकता है, कलेक्टर को भी पावर है, और अतिरिक्त कलेक्टर को भी पावर है। अतिरिक्त कलेक्टर को भी पावर है। ठीक। जिला पंचायत, जिला पंचायत को निलंबित करने का पावर सिर्फ कलेक्टर को है। जिला पंचायत के पदाधिकारी को कौन निलंबित कर सकता है? तो सिर्फ कलेक्टर निलंबित कर सकता है। यह रहा विहित प्राधिकारी। तो धारा 39 अच्छे से समझ में आया होगा। जैसा मैं पढ़ाया हूं दोस्तों, किसी भी किताब में वैसा देखने को नहीं मिलेगा, इसका गारंटी मैं देता हूं। और यहां से जब भी प्रश्न पूछा जाएगा, मेरे लेक्चर से बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक ना। कल हम धारा 40 पढ़ेंगे, पंचायत के पदाधिकारियों को पद से हटाया जाना। उसके बाद उससे पदमुक्ति का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद रिक्ति को भरना हम पढ़ेंगे। उसके बाद पंचायत का समिति पढ़ेंगे, फिर बजट पढ़ेंगे, फिर नियंत्रण, सारी तमाम चीजें। ठीक। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।